गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मंगीलाल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाउन। ठीक है, तो चलो दूसरी बातें हम नहीं करते और सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बातें करेंगे। तो नाउन क्या होता है, आपने वैसे तो थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ही आपके पास। नाउन यानी कि जिसको हिंदी में आप बोलते हो संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या किसी चीज़ की अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन यानी कि संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस, अ क्वालिटी, अ वर्क एंड द स्टेट। ठीक है, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखो, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और पांचवा होता है मटेरियल नाउन। देखो, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक हिंदी में। ठीक है, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक और मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक। अब देखो, ये जो है प्रॉपर नाउन को छोड़ दो तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और ये जो दो नाउन हैं इनको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। इसका मैं थोड़ा थोड़ा परिचय एक बार दे देता हूँ, फिर एक एक करके वापस डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, वो मैं बताऊं। देखो, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा सिटी, मैंने लिखा
कंट्री, मैंने लिखा गर्ल। अब ये सब क्या है, एक पूरी जाति है, बॉय यानी लड़का। अब लड़के की जाति के अंदर कितने ही लड़के सारे आ जाते हैं। सिटी यानी कि शहर, शहर दुनिया में कितने सारे, बहुत सारे हैं। कंट्री बहुत सारी है, गर्ल बहुत सारी है। तो देखो, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि ये एक जाति वर्ग है, जाति है, वर्ग है या प्रजाति है, कुछ भी हो सकता है, या कोई समूह है, ठीक है। तो जब तक ये बॉय है इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन मैंने इस बॉय का नाम दे दिया रमेश, या मान लो मैंने नाम दे दिया मुकेश। इसी तरह सिटी है, तब तक तो कोई नाम नहीं है, मैंने मान लो सिटी का नाम दे दिया दिल्ली। इसी तरह कंट्री है, फिलहाल कोई नाम नहीं है, मैंने एक कंट्री का नाम दे दिया इंडिया। गर्ल है, गर्ल का कोई नाम नहीं है, मैंने एक नाम दे दिया उसको सीता। अब देखो, जब तक किसी का कोई नाम नहीं है और वो किसी जाति वर्ग को डिनोट करता है, जैसे कि बॉय, ठीक है, तब तक तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। और उसी कॉमन नाउन का अगर हमने नाम रख लिया तो वो नाम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? मतलब हमने कहा कि ही इज अ बॉय, ठीक है, या मान लो मैंने इसका ये बोल दिया कि मुकेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये बॉय है, उसका नाम क्या है, मुकेश है, ठीक है। या फिर मैंने ये कहूँ इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। अब देखो, ये कंट्री है, तब तो कोई नाम नहीं था, मान लो मैं कंट्री का नाम दे दिया इंडिया, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और उस कॉमन नाउन का हमने नाम दे दिया इंडिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बॉय, ठीक है, ये एक ग्रुप है लड़कों का, और उसमें से हमने एक बॉय का नाम दे दिया मुकेश, तो बॉय तो हो गया कॉमन नाउन और मुकेश हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। मतलब अगर किसी का नाम हमने दे दिया तो वो नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस इतना ही समझ जाना चाहता था फिलहाल तो, कि जिसका नाम नहीं है और वो किसी जाति वर्ग को डिनोट करता है, पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, तो वो होता है कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन जो होता है, ठीक है, वो ये पूरी स्पीशीज को डिनोट करता है, और उसका अगर हमने नाम दे दिया किसी एक को पकड़ करके तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एक करके पढ़ते हैं, फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक। अब देखो, व्यक्तिवाचक क्या है, मतलब या प्रॉपर नाउन है क्या, तो हम ये कहेंगे कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य या हमारा अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से है। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि मैंने लिख लिया मुकेश, सीता, वस्तु का नाम कोई भी, मतलब हम दे देते हैं, जैसे कि बुक तो ठीक है, मान लो कोई भी नाम वस्तु कोई अलग ही है, जैसे कि वो आपके हिसाब से दे देता, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ।
स्थान का नाम ले लिया जैसे कि दिल्ली, ठीक है। तो चीज का नाम दे दिया तो वो नाम क्या कहलाया जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लो कोई किताब है, ये सिर्फ बुक है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर उसका हमने नाम दे दिया तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन उस किताब का, ठीक है। तो जैसे कि इसके मैं एक वाक्य लिखो, मैंने लिखा कि मुकेश इज माई फ्रेंड। इसी तरह मैंने मान लो लिखा आई लिव इन दिल्ली। ठीक है। या मान लो मैंने लिखा सीता वॉज अ गुड गर्ल। तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये मुकेश हो गया, यहाँ पर दिल्ली हो गया, यहाँ पर सीता हो गया। ये सब क्या है? नाम है किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के। तो ये जो नाम है वो नाम ही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर बोर्ड को साफ करूँगा और दूसरा पढ़ाऊँगा। देखो एक चीज़ ये भी मैं बता देता हूँ कि ये जो नाउन टॉपिक है, ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। बस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। बस ये 5 चीज़ें होती क्या है, ठीक है, वो अगर आपको पता चल गया तो फिर टेस्ट, ये जो नाउन टॉपिक है इसमें ये है लंबा, ठीक है। इसमें मैं हो सकता है वीडियो ज़्यादा बने क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो कंप्लीट पढ़ाता हूँ, ठीक है। आधा अधूरा मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि 10 मिनट में पढ़ो नाउन और ज़िंदगी भर नहीं भूलो, ठीक है। 10 मिनट में नाउन पढ़ने से कभी आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लिखवा के ले लो। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर डिटेल में कंप्लीटली प्रॉपरली पूरा पढ़ना होगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें लिखाने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूँगा कि वीडियो पॉज करके, मान लो मैं रूल समझाऊँगा, एग्जाम्पल सीधे मैं वीडियो पॉज करके एक साथ लिखूँगा और उन एग्जाम्पल को समझाऊँगा। मैं साथ साथ में एग्जाम्पल लिखवाने नहीं बैठूँगा क्योंकि उसमें फिर टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। और हमें समझने से मतलब है, ठीक है, साथ साथ लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। तो इस टॉपिक में लिखने के लिए मतलब, क्योंकि इसमें बस आपको याद करना है कि मैंने कहा कि ये वाले नाउन है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये यहाँ पर यूज नहीं होते, ये यहाँ पर यूज होते हैं, तो आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन बाकी वो जो लिस्ट है वो तो आपको याद करनी है, ठीक है। तो इसमें समझने लायक कुछ इतना है नहीं, जो समझाने वाली चीज़ें उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करने की है, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो आप इतना लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमने प्रॉपर नाउन कंप्लीट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक क्या होते हैं कि जिस नाउन से किसी वर्ग या जाति, ठीक, किसी वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा किंग, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा सिटी, मैंने लिखा कंट्री। ठीक है, अब देखो मैंने एक वाक्य लिखा
According to the boy, the nearest village is far। ठीक है, या फिर मैंने एक और वाक्य लिखा, the boys are going to the nearest village। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द बॉय, अब बॉय है कौन सा, उसका नाम नहीं दिया गया, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। द नियरेस्ट विलेज इज फार, विलेज है सही, लेकिन विलेज का नाम क्या है नहीं दिया गया, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। यानी कि लड़के के अनुसार सबसे नज़दीक वाला जो गांव है वो बहुत ही दूर है। अकॉर्डिंग टू द बॉयज़, अब बॉयज़ कौन से हैं उनका नाम नहीं दिए गए, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन ये कॉमन नाउन में भी ये डायरेक्टली कॉमन नाउन नहीं होता, द बॉय होता तो ज़्यादा सही लगता। तो अगर मतलब हम ऐसे लिखे कि द बॉय इज, तो यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन है, गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, तो विलेज यहाँ पर कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि नाम नहीं दिया गया, नाम देते तो होता है। जैसे कि मान लो सम्राट अशोक बहुत ही महान राजा था। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अब देखो ये किंग का मतलब होता है राजा। अब राजा का अगर हमने नाम दे दिया तो वो नाम उसका प्रॉपर नाउन कहलाएगा, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, और राजा एक वर्ग है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं ऐसे कहूँ, ठीक है, बॉय, तो मान लो मैं ऐसे लिखूँ, मुकेश इज अ प्रॉपर नाउन while boy is a कॉमन नाउन। यानी कि मुकेश तो है वो तो प्रॉपर नाउन है, और जो बॉय है वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन का नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, वो नाम ही। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा सीता इज अ प्रॉपर नाउन while गर्ल इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह मैंने लिखा दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन while सिटी इज अ कॉमन नाउन। मैंने एक लिखा इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन while कंट्री इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा वर्ग आ जाता है, पूरी जाति आ जाती है। ठीक है, अब कंट्री बहुत सारी होती है, लेकिन किसी एक कंट्री का अगर एक नाम ले ले तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। सिटी बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से कोई एक सिटी का एक नाम ले ले तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। गर्ल्स पूरा वर्ग है, ठीक है, समूह है लड़कियों का, लेकिन उसमें से किसी एक लड़की का वो नाम ले ले तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बॉय है, ये पूरा वर्ग है, पूरा समुदाय है, लेकिन उसमें से किसी एक का नाम अगर ले ले तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरह राजा बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक राजा का एक नाम ले लिया अशोका, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन है क्या, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में पूरा वर्ग आ जाता है, किसी का नाम नहीं होता, लेकिन उसमें से किसी एक को पकड़ के अगर उसका नाम हम ले ले तो वो नाम कहलाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये है प्रॉपर नाउन।
तो मैं अंतर समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। इसी तरह किंग है वो कॉमन नाउन है और अशोका है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसका नाम दे दिया हमने, ठीक है, कि कौन सा राजा है। तो पहले इतना आप उतार लो, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। यानी कि समूहवाचक, ठीक है, यानी कि वे नाउन जिससे पता चले कि किसी समूह का बोध हो रहा हो, ठीक है, यानी कि पूरे ग्रुप का बोध हो रहा हो, मतलब ये बताता है कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। मान लो मैंने एक नाम लिखा दल, तो दल के अंदर आपको पता समझ गया ये पूरा क्रू है, मेंबर है, इसमें बहुत सारे हैं। मैंने लिखा फौज, तो फौज लिखते ही आपको पता चल गया हाँ ये तो पूरा, मतलब फौज में तो बहुत सारे हैं। इसी तरह मैंने लिखा समिति, तो आपको समिति में पता चल गया कि ये पूरी कमेटी है, मतलब इसमें तो बहुत सारे मेंबर है। तो इसके अंदर आपको ये शब्दों से पता चल रहा है कि ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यानी कि वे नाउन जिससे किसी समूह का बोध होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या बताया, जैसे मैंने कि लिखा टीम, तो टीम बोलते ही आपको पूरा याद आता है कि हाँ ये क्रिकेट की टीम होगी तो 11 मेंबर होंगे, इसमें पूरा एक ग्रुप याद आता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा मान लो ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, अगर आपने रुस्तम मूवी देखी होगी तो रुस्तम मूवी में क्या पहले क्या होता था कि अभी तो मान लो अकेला जज है, ठीक है, वो फैसला कर लेता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जज फैसला सुनाता था, लेकिन उसके नीचे 4-5 जजों की एक कमेटी होती थी ऐसे, ठीक है, और वो सब 4-5-10 जितने भी हो सकते हैं वो सारे लोग अपना फैसला देते थे, और जो बहुमत से जो फैसला होता था वो जज सुनाता था, ठीक है। ऐसा ही इस मूवी में भी होता है, रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार की, ठीक है। तो वो जो नीचे वाली जो जजों की जो कमेटी होती थी वो क्या कहलाती थी, ज्यूरी, यानी कि निर्णायक समिति होती है, उसको क्या कहते हैं, ज्यूरी। इसी तरह मान लो मैंने लिखा कमेटी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी पूरा मतलब एक तरह से वो हो गया। मैंने अभी आपको लिखा था फौज, यानी कि आर्मी, या फिर मैंने लिखा नेवी, या मैंने लिखा एयरफोर्स, ठीक है। तो इससे आपको पूरा ग्रुप, एयरफोर्स बोले तो जितने भी एयरफोर्स के अंदर आदमी है वो सारे के सारे आ गए, ठीक है। मान लो मैंने लिखा क्राउड, क्राउड यानी भीड़, मैंने लिखा मॉब, मॉब का मतलब भी होता है भीड़, लेकिन मॉब होती है वो उग्र भीड़ होती है, ठीक है, मतलब तोड़ फोड़ करने वाली जो भीड़ होती है वो कहलाती है मॉब। इसी तरह मान लो मैंने लिखा फ्लॉक, या मैंने लिखा हर्ड, ठीक है। फ्लॉक का मतलब होता है बेड़ा, ठीक है, बहुत सारे जो जहाज वगैरह होते हैं उनका, ठीक है। मान लो मैंने लिखा फ्लीट, या मैंने लिखा फैमिली, तो ये क्या है, इससे आपको पूरे ग्रुप का बोध हो रहा है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा नेशन, यानी कि राष्ट्र, तो राष्ट्र आपने नाम सुनते ही राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे आपके दिमाग में आते हैं। इसी तरह मैंने नाम लिखा पार्लियामेंट, यानी कि संसद, तो ये भी पूरा का पूरा आपको ग्रुप, क्योंकि संसद में एक व्यक्ति तो होता नहीं, संसद कहा मतलब आपको सारे सांसद
और जितने भी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो सारे आपके दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो शब्द जिससे पता चले कि एक पूरा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी कि पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए उनको कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है ज्यूरी कमेटी के, ठीक है, कि मैं वो वाक्य थोड़े है 6-7 वाक्य हैं, तो मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। लिखने बैठूंगा तो 5-6 मिनट वैसे ही खराब हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो कलेक्टिव नाउन है, इससे पूरे ग्रुप का बोध होता है और हमें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको यूज करते हैं तब हम इसको क्या मानते हैं? सिंगुलर मान के यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको प्लूरल भी मानते हैं। प्लूरल, हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल कब मानेंगे? जब जो नाउन दिया गया है अगर उसके अंदर मतभेद हो, ठीक है, मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन हो, या फिर प्रत्येक की बात की जा रही हो, ठीक है, यानी एक एक व्यक्ति की बात की जा रही हो, तो प्लूरल नाउन में यूज होता है, वरना नहीं होता। ये प्रत्येक की बात तो ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं इसका भी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। तो जनरली कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इधर यदि नाउन के सदस्यों के बीच में अगर मतभेद हो या प्रत्येक की अलग अलग बात की जा रही हो तो उसको प्लूरल माना जाता है, वरना बाकी सभी केसेस के अंदर सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे कि देखो, द ज्यूरी यानी कि निर्णायक समिति, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, ठीक है, यानी कि जो निर्णायक समिति है वो मामले को क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है, यानी कि उसका निर्णय ले रही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको सिंगुलर माना और यहाँ पर इज लगाया। द कमिटी मीट्स एवरी वीक, यानी कि जो समिति है वो हर हफ्ते बैठती है, यानी कि हर हफ्ते समिति के लोग मिलते हैं। तो ये मीट्स, ये भी इसको सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट मान के ही, सिंगुलर नाउन मान के ही इसको सिंगुलर वर्ब यूज किए। इसी तरह देखो, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द कैप्टनशिप। अब देखो यहाँ पर टीम वैसे होता है सिंगुलर, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, टीम इंडिया इज गोइंग टू एब्रोड, यानी कि टीम इंडिया विदेश जा रही है। तो यहाँ पर टीम को, हमने टीम इंडिया को क्या माना? सिंगुलर माना, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब यूज की। अब देखो, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यदि टीम के अंदर मतभेद हो जाए उस कलेक्टिव नाउन के अंदर, तो उसको हम प्लूरल मानेंगे। जैसे कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द कैप्टनशिप, यानी टीम है वो क्या है? डिवाइड हो गई है। किसके लिए? कैप्टनशिप के लिए, कि कप्तानी कौन करेगा। टीम के कुछ खिलाड़ी तो कह रहे हैं कि इसको कप्तान बनाओ, कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं इसको कप्तान बनाओ, कुछ कोई और कह रहा है, तो सबके अंदर मतभेद है। तो जब मतभेद होता है तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको, उसके लिए प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं और वो प्लूरल मानी जाती है कलेक्टिव नाउन, वरना सिंगुलर ही मानी जाती है। इसी तरह द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी कि जो ऑडियंस है, यानी कि जो श्रोता है, ठीक है, जो भी पब्लिक बैठी हुई है, हैव टेकन देयर सीट, यानी कि वो अपनी सीट पर बैठ गई है। सीट पर बैठ गई है मतलब वहाँ एक एक की अलग अलग बात हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति सीट पर बैठ चुका है, इसलिए यहाँ पर उसने हैव का प्रयोग किया, यानी कि प्लूरल का प्रयोग किया, ठीक है। इसको प्लूरल नाउन माना है और प्लूरल वर्ब का उपयोग किया है। इसी तरह द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, यानी कि क्राउड क्या है? एक भीड़ है, तो भीड़ को कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। इसी तरह डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। पुलिस कई बार भीड़ को बिखेरने के लिए लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस छोड़ती है, पानी छोड़ती है, ठीक है।
तो द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। तो यहाँ पर फ्रेंच आर्मी, ये आर्मी की बात की जा रही है, तो यहाँ वॉज उपयोग क्यों है? क्यों? क्योंकि आर्मी कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हमेशा ही सिंगुलर मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब तक मतभेद नहीं हो या प्रत्येक की अलग अलग बात नहीं हो रही हो तो प्लूरल मानते हैं, वरना सिंगुलर ही मानेंगे। इसी तरह द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड डिफीटेड एट वाटरलू। डिफीटेड का मतलब होना हारना, ठीक है, परास्त होना। तो फ्रेंच आर्मी यानी फ्रांस की जो सेना थी वो वाटरलू के युद्ध में हरा दी गई थी, ठीक है। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर्स गिल्टी, यानी कि ज्यूरी ने जो कैदी थे उनको क्या पाया? उनको दोषी पाया। गिल्टी यानी कि दोषी, प्रिजनर्स यानी कि कैदी, ठीक है। तो जो निर्णायक समिति थी उन्होंने उन कैदियों को दोषी पाया। तो यहाँ पर ये भी कलेक्टिव नाउन है, द ज्यूरी। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो पशु होते हैं मवेशी, ठीक है। तो मवेशियों का एक जो झुंड था, हर्ड, ठीक है, वो क्या है? इज पासिंग, यानी कि वो झुंड है वो गुजर रहा है, ठीक है। टीम इंडिया इज गोइंग अब्रॉड, ये तो मैंने बता दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल से कलेक्टिव नाउन के जो मैंने आपको सेंटेंस में लिख करके बताए, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? यानी कि द्रव्यवाचक, ठीक है। अब द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। जैसे कि मान लो सीता ने सोने का हार पहना है, तो सोना क्या है? एक पदार्थ, एक मटेरियल है, ठीक है। उसने मतलब ये कहेंगे कि उसने चांदी का एक भोजन करने का सेट खरीदा, तो चांदी क्या है? मटेरियल है। पानी क्या है? एक पदार्थ है, मटेरियल है। तो जो चीज़ें, ऐसे मैं कहता हूँ कि ये जो मान लो टेबल है, ये लकड़ी से बना है, तो लकड़ी क्या है? एक मटेरियल है, ठीक है। तो जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। मतलब उससे, उस मटेरियल से कोई भी चीज बन सकती है, ठीक है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? वे नाउन जो पदार्थ या द्रव्य है, यानी कि मटेरियल है, तथा जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा गोल्ड, यानी कि सोना, ये एक मटेरियल है। मैंने लिखा सिल्वर, मैंने लिखा वुड, वुड यानी लकड़ी, ठीक है। इसी तरह मान लो जैसे कि वाटर भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये पदार्थ है, मटेरियल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब जो ये होते हैं ना मटेरियल नाउन, ठीक है, इन्हें सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर व अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड,
तो नेकलेस किससे बना है? गोल्ड से बना है। ठीक है, इसी तरह मान लो मैंने वाक्य लिखा, शी हैज परचेज्ड परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, मान लो मैंने एक और वाक्य लिखा, he got his furniture made of teak wood। ठीक है, मेड ऑफ टीक वुड। तो देखो, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि नेकलेस जो हार है वो किससे बना हुआ है? सोने से। शी हैज परचेस्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने चाय पीने का एक टी सेट लाया जिसके अंदर बहुत सारे कप है, जो नीचे रखने की प्लेट है वो है वगैरह, वो सब किससे बनी हुई थी? सिल्वर से। ही गॉट हिज फर्नीचर, उसने फर्नीचर लिया, मेड ऑफ टीक वुड, टीक का मतलब होता है सागवान, सागवान के जो पेड़ होते हैं वो, तो सागवान के पेड़ों से बनी लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, सागवान के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर उसने लिया। ठीक है, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, मतलब किसी न किसी मटेरियल, किसी वस्तु, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, तो पहले आप इतना उतार लीजिए, वो लिख लीजिए, या फिर इसमें इसके अंदर नोट करके भी लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अतः इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें, या इनके साथ लिख लो, इनके साथ सामान्यता सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। तथा इनके साथ सामान्यता आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलो मैं साइड में आ गया, पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा सबसे लास्ट वाला रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि वे नाउन, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब अब भावों को हम छू सकते हैं क्या? मान लो मैंने एक भाव बोला सुंदरता,
तो सुंदरता को छू सकते हैं, नहीं छू सकते। मैंने कहा दयालुता, दयालुता को छू सकते हैं, नहीं छू सकते। मैंने कहा ईमानदारी, इसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि कोई भी अवस्था है, मैंने कहा बचपन, बचपन को छू सकते हैं, नहीं छू सकते। मैंने कहा बुढ़ापा, जवानी, उसको छू सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसको, जो किसी व्यक्ति का कोई गुण है, गुण को नहीं छू सकते। कोई भाव है, उसको नहीं छू सकते। कोई क्रिया है, उसको नहीं छू सकते। ठीक है, मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्रिया है, क्रिया को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। ठीक है, आप छुएंगे तो किसको? मुझको छुएंगे, खाने को छुएंगे, लेकिन क्रिया है खाना, उसको तो नहीं छू सकते। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उससे हमें सिर्फ भाव पता चलता है, इनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होगा? इनको देख भी नहीं सकते। तो वे नाउन जिनसे किसी गुण, भाव, अवस्था या क्रिया के होने का बोध होता हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ मतलब वर्ड्स है। ठीक है, कि मतलब वैसे तो दो तीन चीज़ें होती है। एक तो होता है इसके अंदर क्वालिटी, ठीक है, एक होता है इसके अंदर एक्शन यानी क्रिया, और एक होती है अवस्था। इन तीन चीज़ों को ही इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो मैं लिखने बैठ गया तो टाइम लगेगा, वैसे भी वीडियो की लाइन ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ और फिर आपको मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। किसी के अंदर कोई क्वालिटी हो, गुण हो, कोई क्रिया हो या कोई अवस्था हो। ठीक है, क्योंकि उनको महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, छू नहीं सकते। अब देखो गुडनेस, गुडनेस यानी कि अच्छाई, ये एक भाव है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। काइंडनेस यानी दयालुता, वाइटनेस यानी कि सफ़ेदी, तो सफ़ेदी को छू से थोड़ी थक सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डार्कनेस यानी अंधेरा, हार्डनेस यानी कठोरता, ब्राइटनेस यानी कि चमक, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, विजडम यानी कि बुद्धिमता या बुद्धि, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। तो इन सब को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये सब क्या है? गुण है किसी के अंदर, या कोई क्रिया है, जैसे कि लाफ से बना लाफ्टर यानी कि हंसी, चोर थीफ से बना थेफ्ट यानी कि चोरी, ये सब क्रिया है। मूवमेंट यानी कि हलचल, जजमेंट यानी कि न्याय, और हेट्रेड यानी कि घृणा, तो ये सब क्रिया है। क्रियाओं से ये सब नाउन बने हैं। ठीक है, या अवस्था यानी कि चाइल्डहुड यानी बचपन, बॉयहुड यानी कि बाल्यावस्था। ठीक है, या यूथ यानी कि जवानी, स्लीप यानी कि नींद, स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि गुलामी। तो ये क्या है? ये भाव है, अवस्था है कि गुलामी की अवस्था में। सिकनेस यानी कि बीमारी या कमजोरी। ठीक है, डेथ यानी मौत, पॉवर्टी यानी कि गरीबी।
ठीक है। तो ये सब किसी के अंदर का कोई गुण है, कोई क्रिया है या कोई अवस्था है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पीपल रेस्पेक्ट इज सिंसियरिटी, तो सिंसियरिटी क्या है? ये भी एक गुण है उसके अंदर का, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं ऐसे दो नहीं वीडियो नहीं बनाना चाहता था कि मतलब मैं वैसे जनरली 30 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसके अंदर 35 मिनट का वीडियो हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 3 टाइप तो यहाँ पर पड़ा हुआ, 2 किसी दूसरे वीडियो में पड़ा हुआ। मैंने सोचा कम से कम टाइप्स तो सारे एक जगह पर बता ही देता हूँ, ठीक है। आगे वाले जितने भी वीडियो होंगे वो 35 मिनट से ज़्यादा बड़े होंगे ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट के ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो पहले तो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ बेसिक है, हम इससे बहुत डीप लेवल का पढ़ेंगे क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, फिर उसका लेवल बढ़ाते बढ़ाते उसको एक एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर सारे कंपटीशन एग्जाम के इंक्लूड हो जाते हैं, भले वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, ठीक है, कोई भी हो। तो उस जिसके बाहर इंग्लिश के अंदर से कोई जाता नहीं है, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक था क्योंकि ये इस पर मैं आपको नाउन की एरर निकालने बैठवा दिया तो आप यही से भाग जाओगे, ठीक है, बिठा दिया तो अगर आपको मेरा पढ़ाने समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और अंत तक इस प्लेलिस्ट के सभी नाउन के वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही डीप से और बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगा। और मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आपका अनुभव कैसा रहा मेरे साथ वो ज़रूर बताना। कोई समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हो तो, और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।